अब हमने बात करनी है प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी की। हमने अलाउंसेस डिस्कस कर ली हैं, हमने परक्विजिट्स जो हैं हमने वो भी डिस्कस कर ली हैं सारे के सारे। अब हम चलते हैं जी प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी की तरफ कि वो कैसे होंगी और कैसे उनको हम क्लेम करेंगे, इनमें क्या कुछ आता है उसकी हम बात करेंगे। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी की बात करते हैं। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी का मतलब क्या है कि सैलरी के बदले में आपको कोई अमाउंट, कोई प्रॉफिट्स वगैरह दिए जा रहे हैं, उनका हमने ट्रीटमेंट देखना है क्या होगा और क्या नहीं होगा। इसमें तीन चीजें आती हैं। इसमें गोल्डन हैंडशेक आएगा, इसमें आएगी जी कंसिडरेशन रिसीव फॉर एम्प्लॉयज एग्रीमेंट, ये इसमें आएगा। इसके अलावा इसमें क्या आएगा, प्रोविडेंट फंड। ये तीन चीजें जो हैं ये इसमें आ रही होंगी। गोल्डन हैंडशेक, कंसिडरेशन रिसीव फॉर एम्प्लॉय एग्रीमेंट और प्रोविडेंट फंड, ये तीन चीजें जो हैं इसका पार्ट बनेंगी। अब ये तीनों आसान भी हैं और इसमें सबसे आसान है कंसिडरेशन रिसीव फॉर एम्प्लॉयज एग्रीमेंट। आपने कभी सुना है कि समटाइम्स किसी बंदे को हायर करने के लिए आप उसको एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे होते हैं। अगर आप हमारे पास आ रहे हो काम करने के लिए, हम आपको 2 लाख पे कर देंगे, सिर्फ उसको आप अपने एग्रीमेंट में लाने के लिए 2 लाख पे कर रहे होते हैं। इस तरह की जो अमाउंट्स वगैरह पे की जाती हैं ये आपकी सैलरी का पार्ट बनती हैं, आपकी इनकम में ऐड हो जाएंगे। आपको एम्प्लॉयमेंटशिप एग्रीमेंट में लाने के लिए कोई अमाउंट पे की जाए, ये आपको 2 लाख रुपया पे किया गया है, आप हमें ज्वाइन कर लें आके। ये जो 2 लाख आपको पे किया गया है ज्वाइन करवाने के लिए, ये आपकी सैलरी का पार्ट बनेगा। या आप एक जगह पे काम कर रहे थे, वहां से आपको तुड़वा के आपके आपके पास लाया गया काम करने के लिए, और उन लोगों को जी 3 लाख पे किया ताकि वो आप लोगों को रिलीज कर दें, तो आपको छोड़ दें कि आपको कोई केस वगैरह ना करें, तो ये भी क्या होगा, ये भी आपकी इनकम का पार्ट बन रहा होगा। या कोई रिस्ट्रिक्टेड कॉवेनेंट वगैरह लगा दें कि यार आप जब तक हमारे पास जॉब करेंगे आपने प्राइवेट काम नहीं करना, हम आपको ये अमाउंट पे कर रहे हैं, तो इस वजह से अब आपने प्राइवेट काम नहीं करना। आपको प्राइवेट काम रोकने से लिए क्या किया जा रहा है, या रकम वगैरह पे की जा रही है, या कोई भी कंडीशनल अमाउंट आपको पे की जा रही है, इसमें जो भी अमाउंट, जो भी रकम आपको मिलेगी वो क्या होगी, वो आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएगी, वो आपकी इनकम का पार्ट बन जाएगी। उसके बाद आती है बारी गोल्डन हैंडशेक की। इसको गोल्डन हैंडशेक भी कहते हैं और इसको हम कहते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट प्लान। गोल्डन हैंडशेक जब वॉलंटरी रिटायरमेंट प्लान या वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम क्या होती है कि इसमें एम्प्लॉयर ऑप्शन देता है एम्प्लॉय को कि यार आप ऐसा करें, आप हमें लीव कर दें, आप अर्ली रिटायरमेंट ऑप्ट कर लें। आप अर्ली रिटायरमेंट ऑप्ट करेंगे, हम आपको गोल्डन हैंडशेक दे देंगे, हम आपको एक रकम दे देंगे, आप ये रकम दे दें, आप हमें प्लीज छोड़ लें। ये जो अर्ली रिटायरमेंट आप ऑप्ट करते हैं उसके बदले में जो आपको रकम मिल रही होती है, ये हमारी गोल्डन हैंडशेक कहला रही होती है। इसके दो पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हैं। या तो आप इसको अपनी सैलरी में ऐड कर देंगे, सैलरी में ऐड करके इसको नॉर्मल टैक्स रिजीम का ही पार्ट बनाएंगे, मतलब सैलरी में ऐड हुई और इसके ऊपर जो आपके नॉर्मल रेट्स लग रहे हैं आप वो रेट्स अप्लाई करेंगे और उसके मुताबिक क्या किया जाएगा, उसके मुताबिक टैक्स पे किया जा रहा होगा। दूसरा है कि आपने इसको ऐड तो किया, आपने इसको ऐड तो किया, लेकिन आप इसको एनटीआर का पार्ट नहीं बनाएंगे बल्कि आप इसको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का पार्ट बनाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि गोल्डन हैंडशेक की अमाउंट पूरी सैलरी में, जो गोल्डन हैंडशेक की अमाउंट होगी, इस गोल्डन हैंडशेक की अमाउंट को आप सेपरेट रेट के ऊपर टैक्स लगाएंगे, एक अलग रेट के ऊपर टैक्स लगाएंगे, और जो बाकी सैलरी होगी वो आपकी इस नॉर्मल टैक्स रेट के ऊपर टैक्स हो रही होगी।
तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होते हैं, आप इसको सैलरी में ऐड करके एनटीआर का पार्ट बना लें, या आप उसको ऐड करके आप अपने सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का पार्ट बना लें। इट्स अप टू यू। अगर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का पार्ट बनाना है तो हम इसको सेपरेट टैक्स लगाएंगे, अलग रेट के मुताबिक टैक्स करेंगे। और वो सेपरेट टैक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, हम लेंगे एवरेज रेट निकालने के लिए उस बंदे की लास्ट 3 ईयर्स की टैक्स लाइबिलिटी के, उसके लास्ट 3 ईयर की टैक्स लाइबिलिटी क्या है वो लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे लास्ट 3 ईयर के टैक्सेबल इनकम से। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक परसेंटेज आ जाएगी, एक रेट आ जाएगा। इस रेट को पकड़ के आप इस गोल्डन हैंडशेक की अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा कि इसके ऊपर कितना टैक्स बन रहा होता है। तो ये चीज जो है इस तरह से हम इसको लेके चल रहे होते हैं। या तो हम इसको सैलरी में ऐड कर लेंगे, या हम इसे क्या कर लेंगे, या हम इसे सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बना लेंगे। एनटीआर का ही पार्ट बन सकता है और ये सेपरेट ब्लॉक का ही पार्ट बन सकता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं इसकी छोटी सी। एक मिस्टर डब्ल्यू है, उसकी बेसिक सैलरी है थी 40,000 पर मंथ। उसको मेडिकल अलाउंस मिल रहा है 13,000 पर मंथ। उसको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है 15,000 पर मंथ। आगे कहते हैं जी ही ऑप्टेड फॉर अर्ली रिटायरमेंट and receives ₹2 million as a golden handshake। ये इसने हमें बता दिया। फिर वो हमें कह देगा his details of last 3 years tax liability and taxable income is as follows। वो हमें लास्ट 3 ईयर्स की टैक्स लाइबिलिटी बता देगा कि इसने 3 साल में इतना टैक्स पे किया है, और उसकी टैक्सेबल इनकम भी बता देगा, उसकी आमदनी इतनी थी। फॉर एग्जाम्पल 26,000, 32,000, 43,000, और इनकम जी 15 लाख, 16 लाख और 20 लाख। ये हमें उसने बता देना। अब हमने इसको कैलकुलेट करना है कि ये गोल्डन हैंडशेक का ट्रीटमेंट कैसे होगा। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला तो ऑप्शन 1 है कि हम गोल्डन हैंडशेक को एनटीआर का पार्ट बनाएं। ऑप्शन 1 है कि हम गोल्डन हैंडशेक को एनटीआर का पार्ट बनाएं। उसमें क्या होगा, हम उसके ले लेंगे जी बेसिक सैलरी। ये है 40,000 पर मंथ, 40 इंटू 12 करेंगे, कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा जी 4,80,000। हम ये सैलरी ले लेंगे इसकी। फिर इसका होगा मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस है 13,000 इंटू पर मंथ। ये कितना आएगा, 13 इंटू 12, 156,000। इसमें से हम लेस करेंगे 10% ऑफ, लेस करवा देंगे। वो कितना होगा जी 48,000। कितनी बनेगी इसकी, 1,08,000 जो है वो इनकम में ऐड हो जाएगा। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस है, वो होगा जी 15,000 पर मंथ। ये बन जाएगा 1,80,000। और इसको मिली है गोल्डन हैंडशेक की अमाउंट, वो जी 2 मिलियन है। हम एज इट इज ऐड कर देंगे। हम इसकी टोटल सैलरी निकाल देंगे, कितनी बनेगी इसकी, 2768,000। ये हमारी सैलरी होगी। इस सैलरी के ऊपर जो भी रेट होगा, जिस स्लैब में फॉल करता होगा, वो हम रेट अप्लाई करेंगे, उसके मुताबिक हम टैक्स पे कर देंगे। ये है हमारे पास ऑप्शन 1 जिसमें हम इसको एनटीआर का पार्ट बनाते हैं। ऑप्शन 2 क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन 2 है कि हम इसको एनटीआर का पार्ट नहीं बनाएंगे, बल्कि हम क्या करेंगे,
हम इसको अपनी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में ट्रीट करेंगे। अब उसका तरीका, उसकी कैलकुलेशन देखिएगा। बेसिक सैलरी हमारी यही आएगी, 4,80,000 ही आएगी। हमारा मेडिकल अलाउंस जो है वो यही आएगा, 1,08,000। हमारा हाउस रेंट अलाउंस जो है वो भी यही आएगा, 1,80,000। गोल्डन हैंडशेक की अमाउंट हम लिखेंगे, लेकिन हम इसको कर देंगे कि ये मैं सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का पार्ट बना रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ये ऐड करने के बाद आ जाएगी मेरे पास 2,768,000। ये होगी मेरी टोटल सैलरी। कुल आमदनी मैंने इतनी कमाई। इसमें से हम लेस करेंगे सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, वो है 2 मिलियन। ये लेस करने के बाद जो मेरी इनकम आएगी ये कहलाएगी सैलरी अंडर एनटीआर के। इसके ऊपर तो रेट लगना है एनटीआर का, वो है जी 768,000, ये एनटीआर की है। अब अगर इसका हम टैक्स निकालना चाहें तो देखिएगा, इसका टैक्स हम पहले निकालेंगे एनटीआर का, मतलब पहला हम इसके ऊपर टैक्स निकालेंगे। अभी 768 है ना, इसके ऊपर हम स्लैब रेट लगाएंगे 6 लाख वाला, मतलब पहला स्लैब ही लगेगा इसके ऊपर। एडजस्ट करेंगे, एक्सीडिंग अमाउंट कितनी होगी 168,000। इसका हम ले लेंगे 5%, कितना आएगा 8400। इसके बाद हम टैक्स लेंगे सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का 2 मिलियन का। उसके लिए हमने एवरेज रेट निकालना है, बिकॉज हमने कहा था ये एवरेज रेट के ऊपर टैक्स होगा। अब वो निकालने का फॉर्मूला क्या होगा कि लास्ट 3 ईयर की टैक्स लायबिलिटी, मतलब अगर ये हमने रेट निकालना है तो इसका क्या होगा, लास्ट 3 ईयर की टैक्स लायबिलिटी 26,000 जमा 32,000 जमा 43,000। इसको डिवाइड करेंगे लास्ट 3 ईयर के टैक्सेबल इनकम से, 15 लाख, 16 लाख, 20 लाख। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, हमारे पास रेट आ जाएगा। रेट कितना बनेगा, इसका रेट आ जाएगा अराउंड 1.98%। रेट आया, हम इसको इस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे 1.98% से, तो हम 2 मिलियन का लेंगे 1.98%। इसमें बनेगा जी 3,960 रुपये। तो टोटल टैक्स जो हमारा बन जाएगा 12,360। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हम इसका टैक्स पे कर रहे होंगे। तो ये जो गोल्डन हैंडशेक की अमाउंट मिलती है, ये एनटीआर का भी पार्ट बन सकती है, ये सेपरेट ब्लॉक का भी पार्ट बन सकती है। तो ये हम इसको इस तरह से लेके चलेंगे। अगर एनटीआर का पार्ट बनाओगे, इनकम में ऐड किया, फिर इस इनकम के ऊपर ही जो आपके पास टैक्स रेट गिवन होंगे, रेट लगाओगे, टैक्स आ जाएगा। अगर आप इसको सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बनाओगे तो एनटीआर की इनकम के ऊपर अलग रेट लगेगा, जैसे यहाँ पे लगा, और जो सेपरेट ब्लॉक की इनकम होगी उसके ऊपर अलग रेट लगेगा एवरेज रेट के मुताबिक, जैसे यहाँ पे लगाया। इस तरह टैक्स पे किया जाएगा। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि मुझे पेपर में गोल्डन हैंडशेक की सवाल आ गया है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने उसको एनटीआर में लेके जाना है कि मैंने उसको सेपरेट ब्लॉक पे लेके जाना है, कैसे पता चलेगा? इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि अगर आपको एग्जाम के अंदर, अगर आपको एग्जाम में एवरेज रेट गिवन किए गए हैं, ये गिवन कर दे मतलब लास्ट ट्री की टैक्स लायबिलिटी, या वो आपको रेट ही गिवन कर दे कैलकुलेट करके, तो बेहतर है अगर न्यूमेरिकल कर रहे हो तो फिर उसको सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बना लीजिएगा। अगर 4 या 5 नंबर का सवाल आया हुआ है, फिर आपने एनटीआर में भी ऐड करना है, आपने सेपरेट ब्लॉक में भी ऐड करना है। जिसके ऊपर टैक्स कम हो रहा होगा, जिसके ऊपर टैक्स कम बनेगा, आपने वो वाला ऑप्शन जो है वो ऑप्ट करना है, जो सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बने या एनटीआर का पार्ट बने। तीसरी चीज जो है वो है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, एक रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान है, एक रिटायरमेंट बेनिफिट फंड है, एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसमें से उस फंड में से एम्प्लॉयज को अमाउंट मिल रही होगी, वो हमारा प्रोविडेंट फंड होता है। 2 एग्जाम होती हैं, एक है हमारा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड
जिसे हम अप्रूव्ड कहते हैं, कि इसको बोर्ड से अप्रूवल मिली हुई है, मतलब हुकूमत से हमने अप्रूव कराया हुआ है और तमाम हुकूमत के लॉज के मुताबिक लेके चल रहे हैं। एक होता है जी अनअप्रूव्ड या अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, कि हमने उसकी अप्रूवल वगैरह नहीं ली हुई, लेकिन हमने फिर भी फंड मेंटेन किया हुआ है और हम उसमें से एम्प्लॉयज को पेमेंट कर रहे हैं। आप इस फंड को समझ सकते हैं कि ये एक डब्बा है, इस डब्बे में तीन पार्टीज हैं, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर और इंटरेस्ट। इस डब्बे में तीन पार्टीज कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। एम्प्लॉय भी कुछ पैसे हर साल इस डब्बे में डाल रहा है, एम्प्लॉयर भी पैसे इस डब्बे में डाल रहा है, और इस डब्बे में सूद भी आ रहा है, और सारा कुछ क्या हो रहा है, इस डब्बे में जमा हो रहा है। फिर ये जमा हो रहा है इस डब्बे में से पैसे अल्टीमेटली मिलने किसको हैं, एम्प्लॉय को मिलने हैं। अब आप देखो, जब एम्प्लॉय को इसमें से पैसे दिए जा रहे होंगे तो उसको इंटरेस्ट भी मिल रहा होगा, उसको एम्प्लॉयर की तरफ से पैसे भी मिल रहे होंगे, उसको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, उसको एम्प्लॉयर की तरफ से पैसे भी मिल रहे हैं। क्योंकि वो दोनों चीजें रिसीव कर रहा है तो ये बेनिफिट है कि नहीं है। अब आपको बैठे बिठाए एम्प्लॉयर से पैसे भी मिल रहे हैं, आपको बैठे बिठाए इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो ये बेनिफिट है कि नहीं है। बेनिफिट है, बहुत बड़ा बेनिफिट है। क्योंकि ये बेनिफिट है, इसका फिर ट्रीटमेंट भी होना चाहिए, और इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, जो हमें इनकम मिल रही है हमने उनको ऐड करना है, जो बेनिफिट्स हमें अर्न हो रहे हैं हमने क्या करना है, हमने उसको अपनी इनकम का पार्ट बनाना है। अब द थिंग इज दैट कि कैसे, इसको हम देख लेते हैं। ये आपके सामने है कि हमारे पास दो तरह के फंड होते हैं, एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, एक है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। जो हमारा फंड रिकॉग्नाइज्ड है ना, इसमें हम एनुअल ट्रीटमेंट लेते हैं। एनुअल ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, जो हर साल कंट्रीब्यूशंस की जाती है, हर साल जो हमने कंट्रीब्यूशंस करनी है, जो कर रहे होते हैं, उसका हम ट्रीटमेंट लेते जाएंगे। मतलब जिस साल जितना इंटरेस्ट आया, बेशक पैसे मिले या नहीं मिले, जिस साल जितनी अमाउंट एम्प्लॉयर ने डिपॉजिट की, बेशक हमें मिली है नहीं मिली, लेकिन हम उसका ट्रीटमेंट जो है वो लेते जाएंगे। वो हमारा हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट का ट्रीटमेंट होगा। दूसरा हमारे पास जो आता है दैट इज अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, कि ये प्रोविडेंट फंड अप्रूव नहीं है। इसमें क्या होगा, इसमें हम सिर्फ ट्रीटमेंट लेंगे जब अमाउंट विड्रॉ की जाएगी, जब अमाउंट निकलवाई जाएगी उस फंड में से। मतलब इस फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, पैसे डाली जा रहे हो, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जब आप उस फंड से अमाउंट विड्रॉ करवाने जाओगे तब ट्रीटमेंट होगा। और वो क्या होगा, कि जो आपने टोटल अमाउंट निकलवाई होगी फंड में से, उसमें से जो आपकी अपनी कंट्रीब्यूशन है ना, एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन, वो आप लेस करवा देंगे। ये जो रिमेनिंग अमाउंट मिलेगी, इसमें एम्प्लॉयर की अमाउंट और इंटरेस्ट वगैरह शामिल होगा, ये आपकी सैलरी में ऐड कर दी जाएगी, ये आपकी इनकम का पार्ट बना दी जाएगी। और इसको टैक्स जो किया जाएगा उसी बेसिस के ऊपर किया जाएगा, जिस बेसिस के ऊपर हम गोल्डन हैंडशेक को टैक्स कर रहे थे। या तो हम इसको एनटीआर में ट्रीट कर लेंगे, या हम इसके ऊपर एवरेज रेट लगा लेंगे। ट्रीटमेंट वही होगा टैक्स करने का, जब भी हमने गोल्डन हैंडशेक को पढ़ा है। अगर मैं इसको समराइज करूं, तो ये जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, ये जो अप्रूव प्रोविडेंट फंड है ना, इसमें देखो हर साल एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कर रहा है। अब ये एम्प्लॉय का पैसा है, इट इज जस्ट लाइक दैट कि मैंने आपको पैसे दिए हैं, आप वो पैसे अपनी पॉकेट में रख लो, आप अपनी शर्ट की पॉकेट में रख लो, अपने वॉलेट में रख लो, या जाके बैंक में रख लो। क्या वो पैसे आपके रहेंगे? अगर आप अपने पैसों को शर्ट से उठा के पैंट की पॉकेट में रख लें, या पैंट से निकाल के वॉलेट में रख लें, क्या इसका कोई बेनिफिट हुआ आपको? इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, इन द टर्म्स ऑफ करेंसी के बेनिफिट हुआ है? कोई फायदा हुआ? कोई चीज अर्न हुई होगी? बताओ जरा। नहीं ना। तो यही है कि मैंने अपना पैसा फंड में डाल दिया और वही पैसे मुझे वापस मिल जाने हैं। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो मुझे मेरे ही पैसे हैं यही मिलने हैं, इसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो मेरा अपना पैसा था।
मुझे मेरा अपना पैसा एज इट इज वापस मिल गया, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयर भी तो कंट्रीब्यूट कर रहा है इस फंड में, इस डब्बे में। हमने कहा था 3 पार्टीज हैं। एक पार्टी का नाम है एम्प्लॉय, दूसरी पार्टी का नाम है एम्प्लॉयर, और तीसरी पार्टी का नाम है इंटरेस्ट। देखो हमने कहा भाई ये तो मेरा ही पैसा है, मैं इसको यहाँ पे रख लूँ, मैं इसको जेब पे रख लूँ, तो मेरा ही पैसा है, कोई ट्रीटमेंट नहीं। लेकिन जो एम्प्लॉयर इस डब्बे में पैसे रखी जा रहा है, क्या ये पैसे मुझे मिलने हैं कि नहीं मिलने? ये पैसे मुझे मिलने हैं। इसलिए ये जो हर साल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, डोनेट कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसका ट्रीटमेंट लिया रहेगा। कैसे? जितने पैसे इसने डोनेट कंट्रीब्यूट किए होंगे हम वो रखेंगे, जितने पैसे इसने हर साल दिए हैं उसमें से लेस कर देंगे। ये रूल क्या है? ₹150,000 और 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगी वो हम इसमें से लेस करेंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी ये बेनिफिट होगा और ये क्या कर दिया जाएगा, ये सैलरी के अंदर ऐड कर दिया जा रहा होगा। तो इस रूल के मुताबिक हम क्या कर रहे होंगे, हम इसका ट्रीटमेंट ले रहे होंगे। जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है वो अमाउंट पकड़ेंगे, उसमें से लेस कर देंगे लोअर ऑफ ₹150,000 और 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस, और जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो क्या कर दी जाएगी, वो आपकी सैलरी में ऐड कर दी जाएगी। तो ये रूल जो है ये आपने याद रखना है। उसके अलावा क्या इंटरेस्ट मिल रहा है? क्या हमें इंटरेस्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अब द आंसर इज यस, इंटरेस्ट भी मिल रहा है। अब ये इंटरेस्ट भी उस फंड में मिल रहा है जो फंड मेरे लिए मेंटेन किया गया है। ये इंटरेस्ट भी किस फंड के ऊपर मिल रहा है? उस फंड के लिए जो मेरे लिए मेंटेन किया गया है। तो इंटरेस्ट का भी ट्रीटमेंट लिया जाएगा। वो क्या होगा कि जितना इंटरेस्ट दिया जाएगा मुझे, जितना इंटरेस्ट मेरी अमाउंट में शामिल किया जाएगा, वो उसमें से लेस करेंगे 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस और 16% ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस। जो इनमें से हायर अमाउंट होगी वो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेस करवा देंगे, रिमेनिंग अमाउंट सैलरी में ऐड हो जाएगी। तो ये रूल आपने याद रखने हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का रूल क्या है? लोअर ऑफ 1.5 लाख प्लस 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएस अलाउंस, और इंटरेस्ट का रूल क्या है? हायर ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस और 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएस अलाउंस। लेस करेंगे तो हर साल, साल के एंड के ऊपर, एनुअल बेसिस के ऊपर ये रकम जो है हम अपनी इनकम में ऐड करते जाएंगे। और जो रिकॉग्नाइज फंड है, अगर मैं इस फंड से जाके अमाउंट विड्रॉ करवा लूंगा, अमाउंट निकलवा लूंगा, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, वो एग्जेम्प्ट है, उसका कोई किसी किस्म की चीज मेरी इनकम में ऐड नहीं होगी। बिकॉज जब अमाउंट दी जा रही थी, जब इस फंड में कंट्रीब्यूशन की जा रही थी, उस वक्त ही मैं उनका टैक्स ट्रीटमेंट ले रहा था। तो जब विड्रॉल होगा तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो अनरिकॉग्नाइज्ड फंड अमाउंट निकलवाओगे तो ट्रीटमेंट होगा, लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड फंड में जब कंट्रीब्यूशंस की जा रही हैं उनका ट्रीटमेंट नहीं होगा। लेकिन रिकॉग्नाइज्ड फंड में जब कंट्रीब्यूशंस की जाएंगी उनका ट्रीटमेंट होगा। अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से अमाउंट को विड्रॉ करवाया जाएगा उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो ये टेबल जो है ये आपने याद रखना है। इस टेबल में हम तमाम इसका क्रक्स लिखा हुआ है जो आपको रूल्स वगैरह आने चाहिए। अब इस प्रोविडेंट फंड की ना हम एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल से इसको हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, इसकी बेसिक सैलरी है 60,000 पर मंथ। इसको मेडिकल अलाउंस मिल रहा है 48,000 पर मंथ। इसको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है 20,000 पर मंथ। इसको कार दी गई है बहुत पर्पस के लिए और कार की वैल्यू है
1 मिलियन। इसको डियरनेस अलाउंस मिल रहा है, वो है 25,000 पर मंथ। उसके बाद एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इज 70,000 पर मंथ। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज 84,000 पर मंथ। इंटरेस्ट क्रेडिटेड एट 22%, वो है जी 4,68,000। रिक्वायरमेंट है मिस्टर ए की इनकम कैलकुलेट करो कितनी है, ये हमारा सवाल है। और ये प्रोविडेंट फंड चूंकि साइलेंट है, एग्जामिनर ने कुछ नहीं बताया, तो हम इसको क्या एज्यूम करेंगे, ये प्रोविडेंट फंड हमारा रिकॉग्नाइज्ड है, अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड है। अब इसको जल्दी से हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या प्रॉब्लम्स नहीं है, उसको हम देखते हैं। चलें जी, इसको सॉल्व करते हैं। आ रही है इसकी बेसिक सैलरी, वो बनेगी 60,000 इंटू 12। उसके बाद हम लेंगे मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस होगा 48,000 इंटू 12, ये बनेगा हमारा। इसमें से हम लेस करेंगे 10% ऑफ बेसिक सैलरी, वो होगा 72,000। वो लेस करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो कितनी हो जाएगी, 5,04,000, जो हम ऐड कर देंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास हाउस रेंट अलाउंस 20,000 इंटू 12, और ये बनेगा हमारा 2,40,000। इसके बाद गाड़ी दी गई है फॉर बोथ पर्पस। अब गाड़ी की कॉस्ट या जो भी थी 1 मिलियन बोथ पर्पस के लिए दी गई है, हम लेंगे इसका 5%, ये बनेगा 50,000, ये भी हमारी इनकम में ऐड हो जाएगा। उसके बाद डियरनेस अलाउंस, और ये है 25,000 पर मंथ। 25 इंटू 12 कितना बनेगा, 3,00,000, ये भी हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद आ जाएगी जी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ये एग्जाम्प्ट है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हमने पढ़ा है। अब हमारे पास रह गई है दो, एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इसकी हम वर्किंग बना लेते हैं, और दूसरा रह गया है इंटरेस्ट क्रेडिटेड, इसकी भी हम वर्किंग बना लेते हैं। हम चलते हैं सामने, वर्किंग नंबर 1। वर्किंग नंबर 1 है जी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अब देखो कितनी उसने अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है, वो कंट्रीब्यूटिंग 84,000 पर मंथ। हम ले लेंगे अमाउंट 84,000 पर मंथ, तो 84,000 इंटू 12 कितना बनेगा, 1,008,000। इसमें से अब रूल है, लेस करेंगे ₹150,000 और 10% या 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। अब मेरा बेसिक सैलरी थी 7,20,000 और डीएनएस अलाउंस है 3,00,000, तो 7,20,000 प्लस 3,00,000, इसका 1/10 ने कितना बनेगा, 1,02,000। अब इन दोनों में से लोअर अमाउंट कौन सी है, लोअर छोटी वाली 1,02,000, तो हम इसमें से 1,02,000 लेस करवा देंगे। रिमेनिंग अमाउंट जो होगी दैट वाज 9,06,000, ये बेनिफिट है,
ये हम सैलरी में ऐड कर देंगे 9,06,000 रुपए का। ये समझ आ गया कैसे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये जो रूल पड़ा इस रूल के मुताबिक किस तरह से ऐड किया जाएगा। अब उसके बाद कहानी लेते हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट के लिए वर्किंग नंबर 2 बना लेंगे। यहाँ पे लेंगे अमाउंट कितनी क्रेडिट की गई है। अमाउंट उसने हमारी क्रेडिट की थी डेट वॉज 4,68,000। इसमें से लेस करेंगे 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस 7,20,000 जमा 3 लाख। इसका 1/3 लेंगे और लेंगे 16% ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस। ये चीज है, ये चीज जरा देखिएगा 16% ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस कैसे निकालूंगा। देखो यहाँ पे जो है ना एक्यूमुलेटेड बैलेंस, ये जो है ना एक्यूमुलेटेड बैलेंस, इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरा प्रॉफिट प्रोविडेंट फंड बन रहा है इसका टोटल बैलेंस लेना है, जिसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट तीनों शामिल हो। उसका सारी रकम जमा करेंगे, उस रकम का हमने क्या लेना है 60%। अब बताओ मुझे क्या पता है मेरे इस अकाउंट में कितने पैसे मौजूद हैं। अब अगर मैं ये सवाल पढ़ूं मेरे अकाउंट में कितने पैसे मौजूद हैं, मुझे क्या पता है? हिंट मिल रही है? द आंसर इज नो। मेरे सामने कोई हिंट नहीं ना कि मेरे पास कितने पैसे मौजूद हैं, इस अकाउंट में क्या अमाउंट पड़ी हुई है, क्या बैलेंस पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। अब हम 16% ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस कैसे निकालेंगे, ये देखिएगा यहाँ पे मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। मैथमेटिक्स क्या कह रही है कि ये 4,68,000 रुपया जो आया है ये 22% पे आया है। मतलब हमने किसी अमाउंट का 22% लिया था तो मेरे पास 468 आया था। हमने किसी अमाउंट का 22% लिया तो जवाब मेरे पास 468 आया था। समझ आ रही है इस चीज की कि किसी अमाउंट का 22% लिया तो जवाब मेरे पास क्या आया था 468 आया था। इसका मतलब ये जो 468 है ये 22% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। आप इसको 22% को डिवाइड करते हैं मतलब 0.22 पे आपके पास 100% अमाउंट आ जाएगी कि टोटल अमाउंट कितनी बनती है। ये बनेगी जी 2127,272। मतलब कि टोटल अमाउंट ये थी। इस अमाउंट का 22% जो है था वो 468,000 बन रहा था। तो ये है टोटल बैलेंस, इसका 16% ले लो आपको जवाब मिल जाएगा कितना बनता है। तो 2127,272 इसका 16% ले लेंगे तो ये आ जाएगा जी 340,363 ये पकड़ लें और 720 प्लस 300 इसका ले लें 1/3 ये हो जाएगा 340। ये दोनों अमाउंट आ गई है, इनमें से हायर अमाउंट कौन सी है? हायर इंटरेस्ट में हायर लेते हैं। हायर है जी 340,363 वो लेस करवा दी हमने तो 468,000 से लेस करा दी 340,363। रिमेनिंग होगा जी 127,637। ये जो अमाउंट है ये क्या हो जाएगी हमारी इनकम में ऐड हो जाएगी। तो 127,637 ये ऐड कर देंगे। अब जमा करेंगे हमारे पास हमारी टोटल सैलरी आ जाएगी। कितनी बनेगी? ये बन जाएगी हमारी 28,4,7,637। ये टोटल सैलरी हमारी कंसिडर हो रही होगी। तो सर ये रूल था। अब देखो इंटरेस्ट का रूल क्या था? हायर ऑफ 16% ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस और 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का रूल क्या था? लोअर ऑफ ₹1.5 लाख या 1/10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस टीएनएस अलाउंस।
और एम्प्लॉयर कंट्री उसमें कोई रूल वगैरह नहीं होता। तो इस तरह से हम इसको लेके चलते हैं। इसमें सबसे मुश्किल चीज पता क्या होती है? सबसे मुश्किल चीज है कि यहाँ पे एक्यूमुलेटेड बैलेंस को फाइंड आउट करना। ये एक्यूमुलेटेड बैलेंस को फाइंड आउट करना सबसे बड़ा अजाब है, और ये मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं होना चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स है। अगर उसने बता दिया कि आपको एक अमाउंट दी गई है, वो 12% है, 15% है, 22% है, 20% है, आपको वेरी अंडरस्टूड है कि जो आपको रकम शो हो रही है ये इतने परसेंट को शो कर रही है। तो आप उसको मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व करें, उसको डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, आपके पास जवाब आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा सारा का सारा ये वर्किंग कैलकुलेट हो रही होती है। आगे हम बात करते हैं टर्मिनल्स या टर्मिनेशन बेनिफिट्स की। खत्म, एंड हो जाना, खत्म शुद्ध मंगल बुध। अब टर्मिनेशन बेनिफिट, टर्मिनल बेनिफिट्स क्या होंगे? जॉब खत्म हो गई है, नौकरी खत्म हो गई है। नौकरी खत्म होने के बाद भी आपको उस नौकरी की वजह से बेनिफिट्स मिल रहे होंगे। आपको उस नौकरी खत्म होने की वजह से बेनिफिट मिल रहे हैं। अब आप जॉब नहीं कर रहे, आप जॉब बिल्कुल भी नहीं कर रहे, लेकिन बेनिफिट ले रहे हैं। जैसे पेंशन। पेंशन क्यों मिलती है आपको? क्योंकि आपने वहां पे जॉब की हुई थी। आपने जॉब की थी तो आपको क्या हो रही थी? आपको पेंशन मिल रही थी। अगर आप जॉब ना करते तो क्या आपको पेंशन मिलनी थी? तो आंसर इज नो। तो अब हम इन बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं जो हमारे एम्प्लॉयमेंटशिप खत्म होने के बाद हमें मिलेंगे। जो एम्प्लॉयमेंटशिप खत्म होने के बाद रिसीव होंगे, उनके बारे में हमें तमाम चीज़ें कैलकुलेट करनी है, कैसे होती हैं और किस तरह से नहीं होती, और क्या मैटर्स हैं इसमें। ये तमाम चीज़ें जो हैं अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। अब इसमें सबसे पहले आएगा पेंशन। पेंशन जो है नॉर्मली एग्जेप्ट है। पेंशन जिसको भी रिसीव होती है, पेंशन एग्जेम्प्ट है। हमने यही पढ़ा है, पेंशन के ऊपर पाकिस्तान में टैक्स नहीं लगता। नॉर्मल रूल तो यही है कि जिसको पेंशन मिलेगी, पेंशन उसकी एग्जेम्प्ट होगी, उसका पाकिस्तान में पेंशन के ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं लग रहा होगा। लेकिन इसकी एक्सेप्शन है कि दो ऐसे रूल्स हैं जिसमें पेंशन जो है वो टैक्सेबल हो जाती है। कब? कि जिस बंदे को आपने छोड़ा था, आप उसी बंदे के पास जाके री एम्प्लॉयमेंट इख्तियार कर लें, या उसके एसोसिएट के पास जाके री एम्प्लॉयमेंट इख्तियार कर लें। मतलब जिसको छोड़ा, जिससे पेंशन ले रहे थे, वापस उसके पास नौकरी इख्तियार कर ली। अगर ये सीन है तो पेंशन एग्जेम्प्ट नहीं होगी, पेंशन टैक्सेबल हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपको एक से ज्यादा पेंशन मिलना शुरू हो जाए, दो पेंशनें मिल रही हैं, तो उसमें से जो हायर पेंशन होगी, जो ज्यादा रकम वाली पेंशन होगी, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। जो लोअर पेंशन होगी, जो सस्ती पेंशन होगी, वो क्या हो जाएगी? वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये पेंशन का रूल है। लेकिन अगर आपकी एज 60 साल से अबव है, फिर आपकी पेंशन हमेशा एग्जेम्प्ट रहेगी। वो कभी भी टैक्सेबल नहीं हो सकती। चाहे दो पेंशन ले लो, चाहे तीन पेंशन ले लो, चाहे चार पेंशन ले लो, चाहे री एम्प्लॉयमेंट कर लो, फिर आपकी पेंशन जो है वो एग्जेम्प्ट ही रहेगी अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। तो देखो, ये है हमारे पास नॉर्मल रूल, कि नॉर्मल रूल के मुताबिक क्या है, हमारी पेंशन एग्जेम्प्ट है। ये इस रूल की एक्सेप्शन थी कि इन दो सिनेरियोज में पेंशन टैक्सेबल होती है। और ये हमारा फिर गोल्डन रूल आ गया कि अगर 60 साल से ऊपर हो तो पेंशन हमेशा ही एग्जेम्प्ट रहेगी, वो कभी भी टैक्सेबल नहीं होगी। उसके बाद हम सेकंड बात करते हैं ग्रेचुटी। ग्रेचुटी भी क्या है? ग्रेचुटी भी रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान है। आप रिटायर हो गए हो, आपको अब अमाउंट पे की जा रही है। ग्रेचुटी का अगर आप मतलब लेना, ग्रेचुटी की वर्ड जो है वो ग्रेचुट्यूड से निकला है कि आप शुक्र कर रहे हैं, आप तशक्कुर अदा कर रहे हैं। मतलब एक बंदा ऐसा है कि उसने आपके आपकी कंपनी में
अपनी लाइफ लगाई, अपना टेन्योर पूरा किया, जॉब की, अब वो रिटायर हो गया है, उसकी उम्र पूरी हो गई है, तो वो छोड़ के जा रहा है, तो आप उसके सर्विसेज के अमाउंट पे क्या कर रहे हैं, आप उसको ये अमाउंट पे कर रहे हैं, एक ग्रेचुटी कहला रही है। गोल्डन हैंडशेक और ग्रेचुटी में एक बहुत बुनियादी फर्क है। गोल्डन हैंडशेक में आप वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं भाई मैं कम नहीं करना, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, पैसे दे दो मुझे। इसमें क्या है, इसमें आपका टेन्योर, आपकी लाइफ पूरी हो गई है, आप लाइफ पूरी करने के बाद जा रहे हैं, तो ये क्या है, ये आपकी ग्रेचुटी कहलाएंगे। इसमें याद रखना कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ग्रेचुटी मिलती है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, सरकारी मुलाजमिन को ग्रेचुटी मिलती है, वो टोटली एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स चार्ज नहीं होता। उसके अलावा अगर आपको अप्रूव्ड फंड से, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड से ग्रेचुटी मिलती है, वो टोटली एग्जाम्प्ट है, उसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, नथिंग विल बी एडेड इन योर सैलरी। अगर आपको ग्रेचुटी अप्रूव्ड स्कीम से मिलती है, तो वो 3 लाख तक एग्जाम्प्ट होगी। मतलब अगर आपको ग्रेचुटी की अमाउंट पे की गई है वो स्कीम के जरिए, आपको ग्रेचुटी रिसीव हुई 7 लाख थ्रू अप्रूव्ड स्कीम, तो इसमें से 3 लाख तक की अमाउंट जो है वो आपकी एग्जाम्प्ट होगी। जो रिमेनिंग 4 लाख होगा ये क्या हो जाएगा, ये आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। और अगर आपको अनअप्रूव ग्रेचुटी मिलती है, मतलब ग्रेचुटी अप्रूव कोई नहीं थी बट दे दी है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, जो आपको अमाउंट मिलेगी, जैसे 7 लाख आपको अमाउंट मिली, वो लेंगे, लोअर ऑफ 75,000 और 50% ऑफ अमाउंट रिसीव, मतलब इस अमाउंट का 50% जो बनेगा 3.5 लाख। इसमें से जो लोअर अमाउंट होगी वो 75,000 ही है, वो हम लेस करवा देंगे। ये 6,25,000 जो है ये क्या हो जाएगी, आपकी इनकम में ऐड हो जाएगी। तो ये अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी का असूल है। अगर आपको अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी मिल रही है, तो जो अमाउंट मिलेगी वो अमाउंट, उसमें से ये रूल्स, ये लिमिट्स आप लेस करवाएंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो क्या कर दी जाएगी, वो आपकी सैलरी का पार्ट बना दी जाएगी। अगर ये पॉइंट आपको समझ आ गया ना, तो अब मैं आपको इसकी एक्सेप्शंस बताता हूँ। ये एग्जेम्पशन है, ये एग्जेम्प्ट है। देखो आपको 7 लाख मिल रहा है ना, अगर आपको 7 लाख मिल रहा है, तो इस 7 लाख में से इस रूल के मुताबिक हमने ये अमाउंट एग्जेम्प्ट की है। अब एक्सेप्शन देखेंगे कि किन सिनेरियोज में ये रूल अप्लाई नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि अगर हमें 7 लाख मिला, तो 7 लाख का 7 लाख क्या किया जाएगा, आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। कोई 1 रुपया भी इसमें से माफ नहीं किया जाएगा। वो कब है कि अगर आप अनअप्रूव ग्रेचुटी किसी नॉन रेजिडेंट को दे रहे हैं, तब भी एग्जाम्प्ट है। अगर किसी ऐसे बंदे को आपने ग्रेचुटी दी है जो पाकिस्तान में रिसीव नहीं हुई, पाकिस्तान से बाहर रिसीव हुई है, तब भी टोटल टैक्सेबल है। किसी नॉन वर्किंग डायरेक्टर को आपने ग्रेचुटी दे दी है, तब भी सारे के सारे टैक्सेबल है। और अगर एक बंदे को एक से ज्यादा ग्रेचुटी दे दी गई है, तो वो भी क्या है, सारे के सारे टैक्सेबल हो जाएंगे। तो अगर इन सिनेरियोज में 1 2 3 4 सिनेरियोज में अगर अनअप्रूव ग्रेचुटी दी गई है, तो वो टोटली टैक्सेबल हो जाएगी। ये जो एग्जाम्पशन के लिमिट्स हैं वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहे होंगे। तो यहाँ पे ग्रेचुटी भी हमारी डन हो गई। अब है सुपर एनुएशन फंड। सुपर एनुएशन फंड क्या है, ये भी रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान ही है, लेकिन इसका क्या है, इसमें 2 पार्टीज ही इन्वॉल्व होती हैं। मतलब इस फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, इसमें इंटरेस्ट आ रहा होगा, ये 2 चीजें हैं, यही इसमें आ रही होंगी। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं होती। और ये फंड सेटअप किया जाता है कि जब एम्प्लॉयर रिटायर होगा, हम उसको इस फंड में से अमाउंट दे देंगे। रिमेंबर, अगर इस फंड में से अमाउंट दी गई है आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के मरने के बाद उसके वारसान को दी गई है, तो वो एग्जाम्प्ट है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर इस फंड में से अमाउंट एम्प्लॉय को खुद दी गई है, मतलब जिस एम्प्लॉय के लिए सेट किया गया था उसने खुद इस फंड में से अमाउंट रिसीव की है, तो वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी, वो आपकी इनकम का पार्ट बन जाएगी। इसके अलावा एक बेनोवलेंट फंड भी होता है। उस बेनोवलेंट फंड में जो अमाउंट कंट्रीब्यूट की जाती है, वो सारी की सारी क्या होती है, एग्जाम्प्ट होती है,
उसका कोई ट्रीटमेंट हम नहीं ले रहे होते। यहाँ से एक पॉइंट अभी जल्दी जल्दी माइंड में आया, वो ये था, लोन टेकन फ्रॉम एम्प्लॉयर। एक्सेप्शन पढ़ी थी ना हमने कि ये लोन टेकन फ्रॉम एम्प्लॉयर है अगर हमारा, अगर एम्प्लॉय अपना इंटरेस्ट वेव ऑफ कर दे, उसके बदले में लोन ले और वो लोन एग्जाम्प्ट होता है। ये याद है, हमने एक सेक्शन पढ़ी थी लोन में। ये एम्प्लॉय को इंटरेस्ट मिल रहा था ना, 4,68,000, 468,000। एम्प्लॉयर कहते मैंने ये इंटरेस्ट नहीं लेना, मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, माफ करो बाबा जी, मुझे ये इंटरेस्ट नहीं चाहिए। तो एम्प्लॉय ने अपना ये राइट वेव ऑफ किया है, उसने कहा मैं सूद नहीं दूंगा। हाँ, ये माफ करने के बाद अगर इसके बदले में लोन ले लिया तो वो लोन भी क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो ये उस पॉइंट में इस पॉइंट की बात की थी कि अगर एम्प्लॉय को इनकार करते कि मैंने ये बेनिफिट नहीं लेना, जैसे प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट मिल रहा है, वो इंटरेस्ट लेने से इनकार कर दे, तो इस केस में फिर जो उसको अमाउंट दी जाएगी इन द फॉर्म ऑफ लोन, तो वो क्या होगी, वो एग्जाम्प्ट रेट होगी। गॉट इट? अच्छा जी, अब हम कुछ ऐसे बेनिफिट्स की बात करेंगे। सर्टेन परक्विजिट्स विद मार्जिनल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर। ये कुछ ऐसे परक्विजिट्स की बात करेंगे, कुछ ऐसे बेनिफिट्स की बात करेंगे जिसकी एम्प्लॉयर को बड़ी मार्जिनल सी, बड़ी थोड़ी सी रकम पे करनी पड़ रही है, उसके लिए कोई कंसिडरेबल खर्चा नहीं है। अब इसमें तीन चीजें आती हैं, फ्री और सब्सिडाइज्ड फूड प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय बाय हिज एम्प्लॉयर, और जो एम्प्लॉयर है वो होटल या रेस्टोरेंट है। उसके अलावा फ्री और सब्सिडाइज मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय बाय हिज एम्प्लॉयर, और इसमें जो एम्प्लॉयर है वो हॉस्पिटल या क्लिनिक है। और तीसरा है जी फ्री और सब्सिडाइज एजुकेशन प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय बाय हिज एम्प्लॉयर, और यहाँ पे उसका जो एम्प्लॉयर है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। अब देखो, एक होटल है, एक होटल है, आप वहां पे काम कर रहे हो, आप एक होटल में काम कर रहे हो, आप उस होटल में मुलाजिम हो। अगर वो होटल वाला आपको एक प्लेट बिरयानी की खिला दे ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, क्या उसकी इस एक प्लेट बिरयानी के ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट आई होगी? आप एक हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, आप बीमार हो गए हैं, आप उसी डॉक्टर के पास गए जिसके पास जॉब कर रहे हैं, और उसने आपको चेकअप करके दवाई लिख के दे दी है, क्या उस आपके चेकअप के ऊपर उसकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट हुई होगी डॉक्टर की या हॉस्पिटल वालों की? आप एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं और आपके ही बच्चे को आपके स्कूल वाले फ्री में कहते हैं पढ़ ले, क्या आपके बच्चे को फ्री में पढ़ाने के लिए क्या उनकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर हुई होगी, जब बहुत ज्यादा कॉस्ट इनकर हुई होगी? नहीं। तो सर ये तीन सिनेरियोज हैं जिसमें अगर आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हैं और आपका एम्प्लॉयर आपको ड्यूटी आवर में मुफ्त में खाना खिला दे या सस्ता खाना खिला दे, उससे कोई इतनी एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर नहीं हुई होती। अब चूंकि इसकी इतनी एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर नहीं हुई होती, तो इसलिए ये एग्जाम्प्ट है, जो आपको फ्री में खाना खिलाया जाएगा। इन एडिशन टू डैट, अगर आप किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं और आपको फ्री में आपका इलाज कर दिया गया है, तो कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर नहीं हुई है, ये फ्री में इलाज कर दिया गया, बेनिफिट है, एम्प्लॉयर ने बेनिफिट दिया है। लेकिन चूंकि आप काम ही उस हॉस्पिटल में कर रहे थे, आप काम ही उस डॉक्टर के पास कर रहे थे, तो एग्जाम्प्ट है। आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं और आपके बच्चे को फ्री में उस स्कूल में पढ़ा दिया गया है या सस्ता पढ़ा दिया गया है, कम फीस लेके, तो कोई आपको बेनिफिट तो है, बट इस बेनिफिट पे एम्प्लॉयर की कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर नहीं हो रही, बड़ी थोड़ी सी कॉस्ट होगी, बड़ी नेग्लिजिबल सी होगी। तो इन तीन सिनेरियोज में जो आपको बेनिफिट्स मिल रहे होंगे, बेनिफिट्स तो हैं लेकिन एग्जाम्प्ट है। लेकिन ये तीन सिनेरियोज कौन से हैं?
होटल आपका एम्प्लॉयर होगा, वहां जॉब करेंगे। हॉस्पिटल आपका एम्प्लॉयर होगा, वहां जॉब करेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपका एम्प्लॉयर होगा, वहां जॉब करेंगे। सो दैट्स वाई ये क्या ट्रीट होंगे, एग्जेम्प्ट होंगे। इसके अलावा एफबीआर अगर किसी भी चीज को नोटिफाई कर दे कि ये चीज अगर प्रोवाइड करना एग्जेम्प्ट है, तो वो एग्जेम्प्ट है। जैसे ड्यूटी आवर्स में अगर आपको चाय पिला दी जाती है, तो एफबीआर ने कह दिया कि चाय पिलाना एग्जेम्प्ट है, इसका ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, तो इसका फिर ट्रीटमेंट हम नहीं ले रहे हैं।